हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आप उम्मीद करिएगा कि आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। छोटा भी सवाल भी आ सकता है, बड़ा सवाल भी आ सकता है, लेकिन बड़े सवाल में आपके 3 या 4 नंबर से ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते। तो आपको वो सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सिलसिलेवार तरीके से जो है आपके साथ बात करूँगा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे एफडीआई और एफपीआई की। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लोज हैं वो किस तरीके से होते हैं, यानी कि फॉरेन से पैसा कैसे आता है। आप देखिएगा यहाँ पे नज़रिया, आप इंडिया को जो है एक ऐसी कंट्री मान लीजिएगा जो कि होस्ट कंट्री है और एक कंट्री जो हमें भेज रही है अब्रोड से, विदेश से। तो द फॉरेन कैपिटल इंक्लूड एनी इनफ्लो कैपिटल इनटू द होम कंट्री फ्रॉम द अब्रोड। तो जो होम कंट्री है उसके अंदर जो पैसा आ रहा है फ्रॉम अब्रोड, द फॉरेन कैपिटल में फ्लो इनटू एन इकोनॉमी। तो सबसे पहली बात है गवर्नमेंट एड्स या गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो सहायता है, सहायता मतलब कोई शर्त जो है नहीं है उसमें ज़्यादातर। तो दूसरी आपकी है ग्रांट। तो मोर और लेस दोनों एक जैसी होती हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। दूसरा है बोरोइंग्स यानी कि उधार पैसा। तीसरा जो रेजिडेंट ऑफ आउटसाइड है लेकिन वो नेशनल्स इंडियन है और वो बाहर रहते हैं, तो डिपॉजिट बाय रेजिडेंट ऑफ होम कंट्री फ्रॉम अब्रोड। तो जो होम कंट्री के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स बाय रेजिडेंट ऑफ होम कंट्री फ्रॉम द अब्रोड। तो यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट्स भेजते हैं। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, जो है साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो अपने माँ बाप के पास, अपनी फैमिली के पास बहुत सारा पैसा जो है इंडिया में भेजते हैं। तो इस तरीके से जो पैसा है वो भी आपका देखिएगा कैपिटल इनफ्लो है फॉरेन से। दूसरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट है, एफडीआई और एफपीआई। तो सबसे पहली बात करते हैं ग्रांट की। तो ग्रांट क्या है? ग्रांट का मतलब है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज जो है ट्रांसफर करती हैं टू ए होम कंट्री। फॉरेन ग्रांट्स में भी द डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है, या एक कंट्री नहीं देती, 2-3 ग्रुप कंट्रीज जो हैं मान लीजिएगा मिला के इंडिया को देते हैं। या आप ये सब बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलाकर जो है पूल करके जो है इंडिया में कोई भी ग्रांट देती है। तो वो डायरेक्ट अगर एक कंट्री दे रही है तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। 2-3 कंट्रीज मिलकर या 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर अगर दे रहे हैं तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। फॉरेन एड्स का मतलब है कि यहाँ पर जो है एड के अंदर एक चीज़ है कि यहाँ पे शर्तें साथ साथ हैं। तो देखिएगा, टाइड एड का मतलब है कि एंड यूज ऑफ मनी फॉर स्पेसिफाइड पर्पज। टाइड एड के अंदर कि जो एंड में उसका क्या यूज़ करना है, यानी कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है फॉरेन हेल्प, उसका करना क्या, उसका यूज़ बता दिया जाता है कि इस काम के लिए लेना है। अनटाइड एड मेयर असिस्टेंस विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू एंड यूज़, उसमें कोई एंड यूज़ की कोई शर्त जो है नहीं होती है। तो ये ऐड हो गई। तीसरा हो गया बोरिंग्स। बोरिंग्स का मतलब है कि उधार लेना। तो उधार देखिएगा, हम यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती हैं, दूसरी गवर्नमेंट से पैसा लेती हैं, या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पैसा उधार लेती हैं जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या सॉफ्ट लोन लेती हैं वर्ल्ड बैंक से। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, इंडियन कंपनीज जो हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वो इंडिया से बाहर से जो है ईसीबी लेती हैं, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसी भी लेती हैं, या टैक्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी कि विदेशों से जो है पैसा उधार लिया जाता है या वहाँ से जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ लेते हैं। इसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर दो कैटेगरी हैं, एक है एफडीआई और एक है एफपीआई। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एफडीआई और एफपीआई को। तो जो है अभी मैं इसके बारे में आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा। तो अभी देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं हम एफडीआई के बारे में। एफडीआई क्या होती है, पहले इसको एक लेमैन भाषा में आप समझिएगा। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश में कोई भी इन्वेस्टर्स अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है और उसका जो इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टरशिप में हो सकता है, वहाँ पे ओनरशिप लेना है, और ओनरशिप लेके यहाँ पे फिजिकल असेट्स के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे कि लैंड में, बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज़ के अंदर या कुछ बिजनेसेस के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप देखिएगा केपीएमजी है, उसकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। उसी तरीके से चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, इसी तरीके से हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे है। तो जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अंदर यूनिलीवर जो यूएसए की कंपनी है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर इसी तरीके से बहुत सारी जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो यहाँ पर कैपिटल डालती हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है तैयार करती हैं, यानी कि रियल एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है जनरली यहाँ पे जो वो कैपिटल डालती हैं वो जनरली इक्विटी कैपिटल होती है, यानी कि ओनरशिप राइट जो है वो एक्वायर करती हैं
और द एफडीआई इज अ प्रोसेस विच रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री, होम कंट्री, एक्वायर्स ओनरशिप ऑफ एन एसेट्स इन अनदर कंट्री। तो यानी कि जो दूसरी कंट्री है उसके अंदर आप एक क्या रिसीव करते हैं, ओनरशिप लेते हैं, यानी कि जो होस्ट कंट्री है उसके अंदर जो है ओनरशिप आप लेंगे। सच मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स इन दी होस्ट कंट्री, यानी कि जो आमंत्रित कर रही है उस कंट्री के अंदर जो है आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पर आप मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द असेट्स इन दी होस्ट कंट्री, यानी कि होस्ट कंट्री की जो असेट्स हैं उनके ऊपर जो है आप ओनरशिप या कंट्रोल या उनके ऊपर जो है मैनेजमेंट लेते हैं। तो ये रियल इन्वेस्टमेंट होती है लैंड में, इन्वेंट्रीज में, और या फॉरेन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर बात हो रही है। उसके बाद इसके अंदर डेफिनेशन क्या है, द एफडीआई रेफर ऑल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड रिफ्लेक्टिंग ए लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ ए रेजिडेंट एंटिटी इन वन इकोनॉमी इन एन एंटरप्राइज रेजिडेंट इन एन इकोनॉमी अदर देन दैट ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। तो देखिएगा यहाँ पर एक एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के तहत बनती है, और लास्ट जो उसका पर्पज़ होता है कि उस बिजनेस को जहाँ पर कि उन्होंने पैसा लगाना है उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना, और यहाँ पर वो वास्तव में किसी एंटरप्राइज के अंदर जो है पैसा लगाते हैं, ना कि किसी चैरिटी में लगाते हैं। तो जो लास्टिंग जो पर्पज़ है वो कंट्रोल करना है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो 10% से ज़्यादा की होती है। और ये ध्यान रखना है आपने कि जो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है वो वास्तव में इन्वेस्टर्स और एंटरप्राइज के बीच में होती है, यानी कि एंटरप्राइज के ऊपर जो है आपको कंट्रोल करना है। और ये किस तरीके से हो सकता है, ये या तो इक्विटी कैपिटल के माध्यम से होगा, या जो पैसा पहले उन्होंने लगाया उसी पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं बजाय कि डिविडेंड लेने के, या अदर कैपिटल के जो फॉर्म्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी पहले लोन दे दे और बाद में उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दे, या कंपनी लोन बिटवीन द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, पेरेंट एंड एफिलेटेड एंटरप्राइजेस, या अब एक बहुत बड़ा जो है लोन का अमाउंट दे दें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बाद में वो कैपिटल के रूप में बदल जाए। तो इस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई के रूप में हो सकती है। या इनिशियली आप बहुत बड़े लोन लगा देते हैं और बाद में जो है उसको रिपेट्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बाद में निकाल भी सकते हैं। तो ऐसे तरीके से जो है लोन के रूप में भी जो है पैसा आ सकता है। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, भाई साहब कोई भी इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिया से बाहर का मतलब अगर इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की एंगल से बात करें तो इंडिया से बाहर के जो है प्राइवेट या पब्लिक इंटरप्राइज कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बाहर की गवर्नमेंट हो सकती हैं, बाहर के ट्रस्ट हो सकते हैं, या कम्बिनेशन हो सकते हैं उन सब के। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, अब कैसे एक्वायर करते हो आप एफडीआई देखिएगा ऐसे एक्वायर करते हैं कि अगर इंडिया के एंगल से बात करोगे तो हम विदेश में जाके निवेश करने की बात है, विदेश की कंपनी की बात करोगे तो वो इंडिया में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किसके एंगल से बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा अगर मैं इंडिया के एंगल से बात करूँ कि अगर हमें एफडीआई कर रही है इंडिया से बाहर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉरेन कंपनी को खरीद सकते हैं, वहाँ की एक एसोसिएट कंपनी को बना सकते हैं, यानी कि जिसमें 20% से ज़्यादा ओनरशिप हो, 10% से ज़्यादा ओनरशिप हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10% से ज़्यादा की, किसी भी फॉरेन कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग कंट्रोल कर सकते हैं, उस फॉरेन की कंपनी को हमारी जो वहाँ पे सब्सिडरी कंपनी उसके साथ मर्ज कर सकते हैं, या हमारी यहाँ पे जो कंपनी है उसका जो है मर्जर उसमें कर लें और उसका कंट्रोल भी हम इंडियन बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर लें। फॉरेन कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लें जहाँ पर कि हमारे पास ओनरशिप राइट आ जाए। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कोयला खान या आयरन और इस तरीके की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और हम वहाँ पे करें, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो आप जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और हमारे यहाँ पर कैसा बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स वगैरह का, या तो हम यहाँ पर वो हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्टमेंट जो है करें और हम वहाँ पर क्या करें कि हम वहाँ पे जो उनकी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको रेसिप्रोकल एफडीआई बोलते हैं। उसके बाद एफडीआई जो है वो कितने तरीके की होती है, तो देखिएगा एफडीआई 3 तरीके की है। अगर आप सिमिलर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि जैसा बिजनेस उस कंपनी का है वैसा ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे HUL जो है एक FMCG कंपनी है इंडिया के अंदर, और उसकी जो होल्डिंग कंपनी है यूनिलीवर लिमिटेड वो भी जो है FMCG कंपनी है। तो वो अगर यहाँ पे सेम बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। मान लीजिएगा देखिए जैसे वोडाफोन है, तो वोडाफोन की जो कंपनी है इंडिया से बाहर भी जो है वो काम करती है, इंग्लैंड के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। तो वहाँ पर जो उनका बिजनेस है मोबाइल का बिजनेस, और इंडिया में भी वो जो है मोबाइल का बिजनेस करती है। तो उन्होंने जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है वो कैसी इन्वेस्टमेंट है, तो वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई है। लेकिन अगर आप दूसरे बिजनेस में करते हो, यानी कि आप अपने जो है प्रोडक्ट बनाते हो उसके रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करते हो या उसके फिनिश्ड गुड्स में करते हो, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। फॉर एग्जाम्पल
देखिएगा, अगर एक यूएस का बुक पब्लिशर इंडिया के अंदर प्रिंटिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई लाता है प्रिंटिंग वाली कंपनी में, तो इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल एफडीआई। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो प्रिंटिंग का काम करते हैं और इंडिया में पब्लिशिंग कंपनी को ले लेते हैं, जिनसे कि उनकी जो प्रिंटिंग पेपर्स हैं वो इंडिया की कंपनी के अंदर आके जो है वो सेल हो जाए। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि आप वर्टिकल जो इंटीग्रेशंस के अंदर या वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है कि या तो आप रॉ मटेरियल खुद बनाते हो और आपने फिनिश गुड्स वाली कंपनी को खरीद लिया, या जो फिनिश गुड्स बनाते हो आप खुद और रॉ मटेरियल वाली कंपनी को जो है वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी। और कॉन्ग्लोमरेट्स एफडीआई का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के अलावा किसी दूसरे में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि जिस चीज़ का आप बिजनेस नहीं करते उसके अलावा जो दूसरे में भी बिजनेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिए हुए कि स्विस डेयरी कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर निवेश कर देती है, यानी कि आपका अलग सेक्टर है, यानी कि आप दूध का बिजनेस है और दूसरी जगह आप टेलीफोन वाले बिजनेस में या टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। तो ये 3 तरीके से जो है एफडीआई की जो है टाइप्स है। फिर उसके बाद आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी दूसरी कंपनी में जाके, दूसरी कंट्री में जाके शेयर्स खरीदते हो, डिवेंचर्स खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, प्रॉफिट कमाते हो और बेच के बाहर निकल आते हो। इसका मतलब जो आपका पर्पज़ है वो वास्तव में फाइनेंशियल एसेट्स लेना है, कंट्रोल करना आपका कोई पर्पज़ नहीं है। आपका मेन पर्पज़ है बहुत अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा लेना, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, या आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाए यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में। यहाँ पे जो निवेश होता है वो 10% से कम का होता है। नॉर्मली आप वोटिंग पावर नहीं लेते बिजनेस के अंदर, जबकि एफडीआई में क्या होता है कि वोटिंग पावर जो है एक्वायर करना जो है मेन पर्पज़ होता है। इसके अंदर कौन कर सकता है, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, और मैकेनिज्म जो है कैपिटल मार्केट के थ्रू होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट होता है। अगर विदेशों से बहुत सारा पैसा हमारे पास आता है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जनरली कैसे किया जाता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर जाके म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, या इसी तरीके से जो है हम जो है जाके किसी दूसरी कंपनी में, अगर हमारी कंट्री अगर जाके दूसरी जगह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें, जैसे हमारे यहाँ पे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, वो जाके विदेशों के अंदर जाके म्यूचुअल फंड खरीद ले, या वहाँ पे जाके जीडीआर खरीद ले, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स खरीद ले, या अमेरिका के अंदर जाके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स खरीद ले, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एफपीआई होगी। इसी तरीके से विदेश के लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारी कंपनीज के शेयर्स खरीद ले, म्यूचुअल फंड्स खरीद ले, बॉन्ड्स खरीद ले, तो वो एफपीआई होगी। तो यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, आपका जो पर्पज है वो ओनरशिप लेना नहीं है। तो एफपीआई इज अ प्रोसेस विच द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एक्वायर ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन अनदर कंपनी, यानी कि दूसरी कंपनी यानी कि होस्ट कंट्री के अंदर जाके आपने निवेश ले लेना है। तो इसको आप बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है, देखिएगा, एफडीआई जो होती है ना वो रियल कैपिटल होती है, एफपीआई जो है ना नॉमिनल कैपिटल है। वहाँ पे आपको कोई मालिक तो बनना नहीं है, तो आपने तो प्रॉफिट कमाना, निकल जाना है। एफडीआई के अंदर टाइप ऑफ एसेट्स, एफडीआई में जो कंट्रोल होता है फिजिकल एसेट्स के ऊपर होता है, फैक्ट्री, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में। एफपीआई में क्या आपने फाइनेंशियल एसेट्स लेनी है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह। एफडीआई से क्या होता है, आप जब विदेश की कंपनी इंडिया में पैसे लगाएगी, मशीन लगाएगी, तो वहाँ से वो अपनी मशीनें भी इंडिया में भेजेगी, तो वहाँ पर से जो है कैपिटल भी भेजेगी, ओनरशिप भी रखेगी, मैनेजमेंट कंट्रोल भी रखेगी, मैनेजमेंट के जो स्किल्ड लोग हैं उनको भी भेजेगी। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। मान लीजिए अगर इंडिया में कोई एफडीआई लगाता है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। एफपीआई में क्या नहीं जी, केवल प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उसमें केवल एक इन्फ्लो होगा कैश का, जो कि एक स्टेबिलिटी देगा इकोनॉमी को, और जब उनको फ़ायदा होगा तो निकल जाएंगे। टेक्नोलॉजी, एफडीआई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, जो मैंने भी बताया, वो उनकी मशीनें हैं या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो इंडियन कंपनी में भी करेंगे अगर विदेश से अगर एफडीआई आ रही है तो। जबकि एफपीआई में ऐसा कोई जो है कंसेप्ट नहीं है। एफडीआई आने से जो है इंक्रीज़ होगी एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, वेजेस लेवल, जबकि ऐसा एफपीआई में कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर एफडीआई में क्या होगा, मोर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, जबकि एफपीआई का पर्पज़ होगा इनकम जनरेट करना, हालांकि इससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है। एफडीआई का जो पर्पज़ है वो बिजनेस मोटिव है, बिजनेस करना है, जबकि एफपीआई का मोटिव है जो रिटर्न ऑन फाइनेंशियल कैपिटल लेना। एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट है मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी होगी, एफपीआई में क्या होगी 10% से कम होगी। एफडीआई टेक प्लेस फॉर लास्टिंग इंटरेस्ट ऑन कंट्रोल, एफडीआई का मेन पर्पज़ ही कंट्रोल करना है बिजनेस का, एफपीआई का कंट्रोल करना नहीं है पर्पज़। एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म के लिए होगी, एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। अब देखिएगा मेजर रीजंस कि एफडीआई और एफपीआई के बारे में जो है मेजर रीजंस जो है क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि एफडीआई
या एफपीआई को क्यों कंट्रीज़ पसंद करती हैं। एफडीआई की मैं बात करूँगा सबसे पहली बात। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जिन कंट्रीज़ के अंदर आपको लगता है कि कैपिटल की कमी है, तो बिजनेस के अंदर कैपिटल आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़ है, सारी इकोनॉमीज़ अब इंटरडिपेंडेंट हैं, तो एक दूसरे पर जो निर्भर होती है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ उनको चाहिए, तो अगर उसी बिज़नेस में वो निवेश कर ले तो कैसा रहे। जैसे मान लीजिएगा हमें कंप्यूटर्स चाहिए या लैपटॉप चाहिए, तो अगर हम ही यूएस की या चाइना की कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमारे को क्या होगा कि हमारी अपनी नीड्स पूरी हो जाएंगी। इसी तरीके से अमेरिका वालों को जो है कपड़े चाहिए होती हैं, अपनी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया की जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं, उनमें वो निवेश करते हैं। इसी तरीके से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो अपनी सब्सिडरीज़ के माध्यम से काम करती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को इंटरनलाइजेशन करती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, तो वो लगभग हमारे आसपास की जितने भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सब जगह बिजनेस है उनका। जाके जैसे पाकिस्तान में पाक लीवर लिमिटेड है, श्रीलंका के अंदर श्रीलंका लीवर लिमिटेड है, इसी तरीके से नेस्ले इंडिया है इंडिया के अंदर, इसी तरीके से नेस्ले जो है पाकिस्तान, नेस्ले पाक लिमिटेड है। तो इस तरीके की जो कंपनीज है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है उनका पर्पज़ ही यही होता है कि एफडीआई करना। तो एफडीआई जो एमएनसी के जो है एमरजेंसी की वजह से भी जो है एफडीआई जो है सहूलियत मिली है। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है अब्रोड में, क्योंकि अगर आपके पास एक कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, क्योंकि जिस कंट्रीज़ में आप जाते हैं आप उसमें पहले से ही एक्सपर्टाइज है आपकी, तो वहाँ पे जाके आप एक कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है आपकी कंट्री को आपको मिलेगा, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को या सर्विस को पहले ही बना रहे हैं। जैसे बहुत सारी जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी या जो बंदूकें बनाती जो कंपनी यूएस की, वो इंडिया में जो है अगर यहाँ पे निवेश करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी उनके पास है उसी को यूज़ कर लेंगे। तो इंडिया में ऐसे प्लेयर्स हैं नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो है जनरली अलाउ करता नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स को, और उनको सिलेक्टेडली ही जो है अलाउ करते हैं, तो वो विदेशों से खरीदे जाते हैं। तो गवर्नमेंट जैसे अब इनको खोल रही है सेक्टर को, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा कि उनकी जो फिजिकल कैपिटल है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर के जो लोग हैं वो काम करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से जो है बेस्ट यूज़ ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कैपिटल। उसके बाद क्या होता है, उनका चैरिटी वाला भी पर्पज़ होता है। फिलंथ्रोपी के जो है ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो स्ट्रेंथ करता है सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये जनरल चीज़ें हैं। उसके बाद है नीड टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर उनको अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे है, अगर उस रॉ मटेरियल को अगर हम पहले यूएस भेजें या जो दूसरी कंट्रीज़ हम वहाँ भेजें तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ऐसी जगह पर वो कंट्रीज़ के अंदर ही निवेश कर देती है जहाँ पे रॉ मटेरियल है। तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है तो उसी कंट्री में जाके वो निवेश कर देती है, तो उस पर उसकी असेस हो जाती है। कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स, तो वो उस पर जो है कंट्रोल भी हो जाएगा, एसेस भी हो जाएगा। उसके बाद जिस कंट्रीज़ के अंदर है तो उसमें इकोनॉमीज़ को भी जो है रैंप अप हो जाएगी, यानी कि उसमें तरक्की हो जाएगी। इसके अलावा वो कंट्रोल कर लेंगे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। जैसे देखिएगा आप लोग सीए हैं, तो जैसे आप सीए हैं तो आप सीए कंप्लीट करने के बाद अब केपीएमजी, डिलॉयट, सीएनवाई क्या करेगी, आपको ट्रेनिंग दे के अपनी जो वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी जगह ऑपरेशन है वहाँ पर आपको शिफ्ट कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी। तो वही काम जो है आप यहाँ पे जो इंडिया में कर रहे हो वही दूसरी कंट्री में भी करोगे। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी जो है राइट ले लेंगे। इसी तरीके से जो फिल्में हैं या गाने हैं या इस तरीके से जो मूवीज़ हैं या बढ़िया ऑथर्स की बुक्स हैं या टेक्निकल नो हाव है, तो इनके ऊपर भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन पर कंट्रोल कर सकती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आप एफडीआई के माध्यम से डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो और अपनी जो प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल के ऊपर, जिसका फ़ायदा आप जो दूसरी कंट्री में उठा सकते हो। इसके अलावा फैक्टर इन होम कंट्रीज़, होम कंट्री को क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए होम कंट्री के पास बहुत सारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कैपिटल उपलब्ध थी, तो वो जैसा मान लीजिएगा यूएस के पास कैपिटल तो बहुत है लेकिन शॉर्टेज ऑफ लेबर है, तो उन दोनों का जो है पूर्ति हो जाएगी। कैपिटल यहाँ पे ले आएगा और लेबर इंडिया के अंदर है, और जिसकी वजह से उसका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। क्योंकि अगर कभी यूएस की मार्केट रिसेशन में है तो इंडिया की ठीक कर रही है, तो दोनों कंट्रीज एक सामने तो रिसेशन में नहीं जाएंगी, तो वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। इमेज बिल्ड हो सकती है अपनी, यहाँ पे अगर वो इमेज बिल्डिंग करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो उस जो इमेज जो उनकी यूएस में, उसी इमेज का फ़ायदा जो है यहाँ पे उठा लेंगे। क्योंकि अगर वो वर्ल्ड में पूरी जगह काम करते हैं तो वो एक जगह भी एडवर्टीजमेंट करेंगे, जैसे क्रिकेट के मैच में कहीं पे ऐड करेंगे तो क्रिकेट का मैच पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, तो उसका जो है एडवांटेज उनको मिल जाता है। फैक्टर्स इन ऑफ होस्ट कंट्री, अब होस्ट कंट्री में रॉ मटेरियल ऐसे बर्बाद था, मशीनें नहीं थी, तो क्या होगा, जैसे बिहार में या झारखंड में हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं लेकिन उनको निकाल ही नहीं पाते हम या उनको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो अगर एफडीआई आ जाएगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, मार्केट जो है हमारी उसकी एमर्जिंग मार्केट बनेगी। उसके बाद सोशल एमिनिटीज़ हैं, अगर हम लोग वहाँ पे नौकरी करेंगे, सब जो चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उस कंट्री की लाइफस्टाइल भी जो है हमारे को अफेक्ट करेगी। तो
तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, नॉलेज है, वो भी यहाँ पे हमें देंगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर स्टेबल होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तो जो है एफडीआई ज़्यादा आएगी, तो कंट्रीज़ भी ये चाहेंगी कि जो कैपिटल हम ला रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी रहे। इसी तरीके से जो है उनकी सेविंग्स इन कॉस्ट होंगी। सेविंग इन कॉस्ट क्या होगी, तो लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स इन द होस्ट कंट्री एंड द कंसिक्वेंट रिलेटिव सेविंग्स इन कॉस्ट। तो जनरली यहाँ पे वो जितने इश्यूज जो हैं वहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड यूएस में उतने इंडिया में नहीं है, तो उसका जो है बेनिफिट उनको मिल सकता है। लेबर सस्ती मिल जाएगी। टैक्स पॉलिसी जनरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फेवर करने के लिए बनाई जाती हैं, तो उसका जो एडवांटेज वो जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होम कंट्री। अब होम कंट्री को बेनिफिट क्या होंगे, देखिएगा, होम कंट्री जिसने पैसा भेजा उसको इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता रहेगा, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता रहेगा। उसके वहाँ पे जो मशीनरी टेक्नोलॉजी बनती है वो होम कंट्री से होस्ट कंट्री में भेजी जाएगी, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द होम कंट्री इन द टर्म्स ऑफ सपोर्ट टू एफिलेटेड एंड सब्सिडरीज अब्रोड। तो जो वहाँ पे विदेशों में जो सामान बन रहा है या जो मशीनरी या कैपिटल गुड्स है वो इंडिया में ट्रांसफर होंगे, तो उस कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस कंट्री में बनेगी जहाँ से एफडीआई आ रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस कंट्री में जो है दूसरा काम कर रही हैं और वहाँ की जो स्किल है उसको इंडिया के अंदर भी उसको यूज़ कर सकती हैं। तो वहाँ पे जो है जो यूएस की कंपनीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रखी है, उसको यहाँ पर भी है वो शिफ्ट इंडिया में, मान लीजिए उन्होंने एफडीआई की है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोली हैं, तो वहाँ पर उस स्किल को जो यूज़ कर सकती है। अब कॉस्ट क्या होती है होम कंट्री की, होम कंट्रीज इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट पोजीशन आर एट स्टेक व्हेन द फर्म सेंटर फॉरेन मार्केट। लेकिन देखिएगा, अगर अमेरिका की कंट्रीज़ अगर वो यहाँ पे आके काम कर रही है तो मशीनें वगैरह तो चलो वो यहाँ पे शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन वास्तव में वही सामान अगर अमेरिका में बना के इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था, तो उनकी जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जो है थोड़ा कम ही होगा। फिर दूसरी बात है करंट अकाउंट पोजीशन, वो सारा पैसा अगर इंडिया में भेजेंगी तो उनके खुद के करंट अकाउंट में जिस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे उस समय जो है वो डिसएडवांटेज रहेगा। हालांकि बाद में जब वो पैसा वापस जाएगा तो उनको फ़ायदा होगा। लॉस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन एक्सपेंशन, तो जो वर्टिकल इंटीग्रेशन अपनी कंट्री में हो सकता था वो जाके दूसरी कंट्री में हो रहा है, तो ये जो है उन कंट्रीज़ को नुकसान है जहाँ से एफडीआई आ रही है। अब बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री, अब होस्ट कंट्री जिस कंट्रीज़ में आ रहा है, तो देखिए उसको सबसे पहले तो कम्पिटिटिव एडवांटेज है, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है फॉरेन फर्म्स की वजह से। तो जो यहाँ पे डोमेस्टिकली महंगा सामान बना रहे थे उनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा जिससे कि वो फॉरेन फर्म्स को इसके साथ कम्पीट कर सकें। फॉरेन फर्म्स जो है इनोवेशंस के साथ आएंगी, तो इंडिया में भी जो है नई नई इनोवेशंस होंगी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आज से 10 या 15 साल पहले आप टीवी देखते थे तो किस तरीके के आते थे, अब टीवी में देखो कितनी टेक्नोलॉजी होगी। पहले ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी के बाद अब एलसीडी, एलईडी या और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इसी तरीके से आप मोबाइल में देखिएगा, तो ये जो एडवांटेजेस हैं ये आते हैं। उसके बाद है कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर को बहुत सारी वैरायटी का सामान मिलता है, सस्ते रेट पे मिलता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन वो करते हैं, तो उसका जो है बेनिफिट उनको मिलता है। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस से देखेंगे तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है जिसकी वजह से इकोनॉमी का लेवल बढ़ जाता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं, तो जैसे केन्सियन थ्योरी में हमने आपके साथ बात की थी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो मल्टीप्लायर मान लीजिए अगर 3 है, तो अगर 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसको 3 गुना वो जो है असर करेगी। उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, फास्टर रेट से ग्रोथ होगी। उससे संबंधित जो एंसेलरी इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज़्म है, खाना पीना है, या जो बाकी चीज़ें हैं, जब एक इंडस्ट्री बनती है तो उसके आसपास की चीज़ें भी इंप्रूव हो जाती हैं। जैसा मान लीजिए आप क्लास लेने हमारे पास आते हो तो होता क्या है, आप आते तो क्लास लेने, लेकिन जूस वाले का, कोल्ड ड्रिंक वाले का, कॉपी वाले का, पेंसिल वाले का, कैलकुलेटर वाले का काम बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जब आप इंडस्ट्री लगाते हो तो जो बाकी सर्विस इंडस्ट्री उनको फ़ायदा होता है और हायर वेजेस मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, गुड्स को अगर आप एक्स्ट्रा बनाते हो तो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे जो मोनोपोली बिजनेसेस हैं उनकी वीकनिंग हो जाती है कि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते, उनको भी अपना प्राइस जो है नीचे करना पड़ता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशंस जो है इंप्रूव करती है, क्योंकि जो पैसा एफडीआई में आता है शुरू में तो वो बढ़िया रहता है, लेकिन बाद में वो दूसरी कंट्री को जो है जब वो वापस जाती है रिटर्न्स के रूप में तो वहाँ पे फ़ायदा करते हैं। अब कॉस्ट क्या है, अब कॉस्ट यही है कि जो थ्रेट टू डोमेस्टिक फर्म्स, अब जो डोमेस्टिक फर्म्स जो है कम्पीट नहीं कर पाएंगी, जो एफडीआई लाने वाली कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो उनको बंद होना पड़ जाएगा। कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से क्या होगा कि जो वो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं और कभी कभी ऐसी कंजम्पशन भी लोग करना शुरू कर देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात है वो हमारे यहाँ के कल्चर को नहीं समझते, तो हमारे कल्चर के अगेंस्ट भी जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरी बात है कि वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस करेंगे, तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने से होगा क्या
कि एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी, बजाय कि वो कैपिटल डाल देंगे यहाँ पे, बजाय कि यहाँ पे लेबर से ज़्यादा काम कराने के लिए, तो अनस्किल्ड लेबर को कोई काम नहीं होगा। इनकम की इनइक्वलिटीज़ हो जाएंगी, तो क्योंकि जो इन फर्म्स में काम कर रहे हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, स्किल्ड लेबर उसको तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन अनस्किल्ड लेबर को कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, उनको वो काम पे भी नहीं रखेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अगर उसको देखेंगे तो वो शुरू में तो हमारा इम्प्रूव करेगा, लेकिन बाद में घटेगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो है। उसके अलावा क्या होगा कि वो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को बेइंतहा तरीके से यूज़ करेंगे, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है समाप्त हो जाएंगे। उसके अलावा जो है रीजनल डिस्पैरिटी, तो वो केवल वहीं पर काम करना चाहेंगी एफडीआई वाली कंपनीज जहाँ पर कि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो उस रीजन में, बजाय कि वो कंट्री को देखते हुए। तो जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिल रहा हो वहीं पर वो कंपनियाँ खोलना चाहेंगे, वहीं फैक्ट्री खोलना चाहे, बजाय कि पूरे इंडिया की टोटल ग्रोथ करने के। और यहाँ पर जो है होस्ट कंट्रीज लेफ्ट विद द रूटीन मैनेजमेंट जॉब्स दैट डिमांड ओनली लोअर लेवल ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी सिंस द हाई स्किल जॉब्स आर रिटेन्ड इन होम कंट्री इटसेल्फ। वो ये भी हो सकता है कि केवल लो स्किल वाली जॉब हमसे कराएं और हाई जो स्किल वाली जो चीज़ें हैं, ट्रेनिंग वगैरह, वो हमें दे नहीं, वो अपनी कंट्री से लोग वो बुला के जो है यहाँ से हमसे काम करा सकते हैं। अब हैंडलिंग द कॉस्ट ऑफ एफडीआई, अब इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप इसके से कैसे बचाव कर सकते हो आप। तो देखिएगा इससे बचाव आप ऐसे कर सकते हो, रिजर्वेशन ऑफ सर्टन की सेक्टर टू डोमेस्टिक फर्म्स। तो देखिए इसमें ऐसे बचाव कर सकते हो कि आप कुछ सेक्टर उनके लिए खोलो ही नहीं, एफडीआई में कुछ सेक्टर में आएंगे ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे डिफेंस में काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी नहीं है ओपन। सीलिंग ऑफ रिपेट्रेशन ऑफ प्रॉफिट, आप रोक लगा सकते हो कि जी आप प्रॉफिट को जो है नहीं वापस लेके जा सकते हो, तो इससे जो है जो भी पैसा वो कमाएंगे दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि जो भी आप चीज़ बनाओगे उसका जो सोर्स है वो इंडिया से ही होगा, यानी कि रॉ मटेरियल सब इंडिया से लोगे, लेबर इंडिया की होगी, बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो वो चीज़ें यहीं प्रोड्यूस करो। अगर रॉ मटेरियल नहीं बन रहा है तो रॉ मटेरियल बनाने में भी आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है जी। आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो मिनिमम आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंडियंस ही होंगे, यानी कि आपने अगर इंडिया में एफडीआई लेके आए हो तो आपकी जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं वो होंगे। इसके अलावा और जो शर्तें हैं वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कर सकते हो कि जो स्केर्स जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, जो हमारे देश की ही ज़रूरत है और हमारे ही लिए पूरी नहीं हो रही है, तो उनके एक्सपोर्ट पर आप बैन कर सकते हैं। उसके बाद है एफडीआई इन इंडिया। अगर इंडिया में एफडीआई का जो बैकग्राउंड है अगर वो देखें तो वो क्या है, तो देखिए अगर एफडीआई का अगर बैकग्राउंड देखें हम यहाँ पे, तो जो 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशंस या जो किया, तो हमने जो है वर्ल्ड के अंदर जो है एक अपनी एक पहुंच बनाई कि वही सब आप हमारे यहाँ पे आइए और पैसा लगाइए। तो एफडीआई जो है उसी समय से जो है यहाँ पर जो है खोली गई, और हम जो है वर्ल्ड के टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हम जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं या टॉप 10 एफडीआई जिन कंट्रीज़ में आती हैं उनमें से इंडिया भी एक शामिल है। अब इसके जो इनिशिएटिव्स हैं वो कैसे हो सकता है, तो देखिएगा क्या चीज़ें इसके लिए की गई। एक तो ओपन जनरल लाइसेंस किया गया कि भाई साहब आइए आपके लिए लाइसेंस तैयार है, और अभी तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी बात होती है। टैरिफ हमने घटा दी, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी थी या जो सेल टैक्स थे या जीएसटी थी वो कम कर दिए। ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ एफडीआई, आप आइए ऑटोमेटिक रूट से, आपको सीधा सीधा कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है ऐसा रूट जहाँ पर कि आपको आरबीआई से या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी। एक होता है एक रूट होता है जहाँ पर कि अप्रूवल लेना होता है, तो वहाँ पे अप्रूवल रूट में क्या है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऑटोमेटिक रूट जो है वहाँ पे विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। फिर साइनिंग ऑफ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी प्रोटोकॉल, तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने एग्रीमेंट किया कि आप आइए हमारे यहाँ पे निवेश करिए। हमने जो फॉरेन के ट्रेडमार्क्स हैं और ब्रांड नेम्स हैं उनको यहाँ पे परमिट कर दिया कि आप उन्हीं ब्रांड नेम से यूज़ करिएगा, उनको कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखते हैं इंडिया के अंदर जारा है, नाइकी है, रीबॉक है, तो वो ब्रांड्स भी जो है यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो उनका कोई मिसयूज़ कोई नहीं कर सकता कि जी ये तो जी ब्रांड हमारे यहाँ के है ही नहीं तो हम भी ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया गया। 100% एफडीआई जो है लाया गया बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर। उसके बाद देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको हटा दिया गया, और सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा दिया गया, फेराक और उसकी जगह फेमा लाया गया। एसईजेड जो एक्ट है वो लाया गया। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे एक और एक्ट होता था मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एमआरटीपी एक्ट बोलते थे उसको, उसकी जगह हम कंपटीशन एक्ट लिया है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये वास्तव में एफडीआई के लिए जो है काफ़ी अनकरेज करने वाली थी। उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, तो एफडीआई में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जनरली इक्विटी शेयर्स होते हैं या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए,
या जो वारंट्स हैं उस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीपेट्रिएशंस का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा रीपेट्रिएशन का मतलब है कि जो पैसा आप वापस ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो ऑल FDI आर रीपेट्रिएबल। तो हमने ऐसा किया कि आप अपना पैसा ले जाइए, जो टैक्स दीजिए और उसके बाद अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं। कुछ केसेस को छोड़ के, कहाँ पर, वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड और हेल्ड ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, तो जहाँ पर हमने पहले ही शर्त लगा दी कि ये वापस नहीं जाएगा, उन सेक्टर को छोड़ के बाकी जगह पैसा लेके जा सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा कमाइए, अपना ले जाइए। विद द सेक्टरल कंडीशन स्पेसिफिक मेंशन नॉन रिपेट्रिएशन, या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर कि हमने अलाउ ही FDI जो है इस शर्त पे की हुई है कि आप आइए, चाहे वो डायरेक्ट रूट से है चाहे वो अप्रूवल रूट से है, लेकिन इन सेक्टर से पैसा नहीं जाएगा। कैसा ले जा सकते हैं, डिविडेंड या प्रॉफिट के रूप में आप जो है उस पैसे को लेके जा सकते हो रिमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया विद द हेल्प ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर। कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप सेटअप कर सकते हो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में करोगे तो वहाँ पे आपका पैसा वापस नहीं जाएगा, उसको आप निकाल नहीं पाओगे। जैसे ENY है, KPMG है, डिलॉइट्स है, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर हमने रोक लगा रखी है, जो आप अलाउ नहीं करेंगे। जैसे लॉटरी के बिजनेस में FDI नहीं आएगी, गैम्बलिंग और बैटिंग के अंदर नहीं आएगी, कैसीनो के अंदर नहीं आएगी, चिट फंड कंपनी नहीं खोल पाएंगे, निधि कंपनी नहीं होंगे, और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट नहीं होंगे। रियल एस्टेट बिजनेस में जो है आप फार्म हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, टबैको का, सिगार का, इन बिजनेसेस के अंदर नहीं आ पाएंगे। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन से रिलेटेड जो है उनमें नहीं आ पाएंगे, हालांकि कुछ जो है अभी सेक्टर इसमें खोल दिए गए हैं। उसके बाद है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स। तो क्या इंडिया की फर्म्स भी FDI कर सकती हैं? यस, वो भी अलाउ कर दिया गया है। तो आप देखिएगा भारतीय एयरटेल ने जो है अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो क्या ये भी रिलैक्सेशन है? यस, इंडिया की जो कंपनीज हैं वो भी विदेश में निवेश कर सकती हैं। वेयर हैज़ बीन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ऑफ द कैपिटल कंट्रोल एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। तो इंडियन कंपनीज हैं वो भी कर सकती है। आउटबाउंड foreign direct investment from India have undergone substantial increase in terms of size, geographical spread and sectoral composition। So देखिएगा हमारी जो कंट्रीज हैं वो भी जो है अभी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एट प्रेजेंट इंडियन इन्वेस्टर कैन मेक OFDI इन बोनाफाइड एक्टिविटी एक्सेप्ट इन सर्टन रियल एस्टेट एक्टिविटीज़। तो रियल एस्टेट के अंदर जो है हम जब जाके को छोड़ दें तो बाकी जगह जो है इंडियंस जो है निवेश कर सकते हैं, इंडियन कंपनीज भी। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आपके साथ बात की कि किस तरीके से जो है FDI होती है, क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, उनके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होम कंट्री को, होस्ट कंट्री को हैं, FDI कितने तरीके की होती हैं, अप्रूवल्स किस तरीके के होते हैं। तो अब आपने ये जो है सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। तो इसमें से आप समझिएगा 3 से 5 नंबर का सवाल आपको आने की पूरी चांसेस जो है यहाँ पे रहेंगे। वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।